एक हमारे मेंटर थे, तो मैं कॉलेज के दौरान ही था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रही थी उस समय गुजरात में, केवड़िया में। तो मैं वहाँ तो बातें चल रही थी कि भाई इतना महँगा स्टैच्यू बना रहे हैं, वहाँ कुछ हॉस्पिटल बना दिया होता है, ये वो जो जनरली चलता है आप जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली जो मेरे दिमाग में बस गया है और मुझे लगता है ये कोई भी लीडरशिप पोज़ीशन पे हो उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम जिन चीज़ों के लिए भी गौरवान्वित होते हैं, इन उन चीज़ों के लिए गौरवान्वित होते हैं कि हज़ारों साल पहले नालंदा हमारे पास था। 1000 साल पहले नालंदा था। 1000 साल पहले विक्रमशिला था। 1000 साल पहले हमारे पास चाणक्य जैसे थिंकर्स थे, है ना? वात्सायन जैसे थिंकर्स थे, अनगिनत नाम है। हमारे पास आदिशंकर थे। हमारे पास जब हम दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं साउथ के इतने फैबुलस मंदिर और उनका आर्किटेक्चर कि देखो कितने ग्रैंड मंदिर हैं, है ना? बोले कि कहीं न कहीं ओवर 1000 साल में जो हमारा समाज कहीं न कहीं स्वयं के तंत्र से, स्वयं के समाज को रूल जो नहीं कर पाया, उससे कहीं न कहीं एक मानसिक गिरावट आई है और उस मानसिक गिरावट का नतीजा ये हुआ है कि हम कुछ ग्रैंड बना सकते हैं, वो सोच ही नहीं पाते। उसका डायरेक्ट बाइनरी आ जाता है कि वहाँ हॉस्पिटल बना दो। अरे भाई इसका कहीं मैं ग्रैंड कुछ बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल ना बने। हॉस्पिटल भी ग्रैंड, स्कूल्स भी ग्रैंड बने, कॉलेजेस भी ग्रैंड बने। लेकिन वो हमारी एक साझा विरासत जो हम अगली पीढ़ी को देते हैं उसको दर्शाता है और हमारी साझा सामाजिक मानसिकता को दर्शाता है, कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि यार हम ना कुछ वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाएँगे। हम क्यों ना सोचे कि यार हम गया जी को, हम नालक राजगीर को, हम वैशाली को, हम वर्ल्ड का मोस्ट फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएँगे। ये टूरिज़्म के लिए ज़रूरी नहीं है, ये पैसों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये हमारे समाज के उत्थान और मानसिक उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है, जब हम ये कर पाएँगे तो। तो मुझे लगता है रवि भाई तो इसलिए केवल टूरिज़्म को टूरिज़्म और रेवेन्यू के फॉर्म में ना देखें। इनका मैं परिचय देना चाहूँ, शिक्षा में यदि आप देखेंगे तो ये आईआईटी दिल्ली से बीटेक किए हैं। फिर आप एमआईटी जाते हैं, फिर राष्ट्रम स्कूल ऑफ लीडरशिप में आते हैं, फिर नेशन विथ नमो की टीम के साथ भी कार्य करते हैं। तो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में, पब्लिक पॉलिसी के गाइड के रूप में, एक यूथ लीडर के रूप में बिहार से आप आते हैं और आपकी जो कमेंट्री है, बिहार के प्रति सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बाकी मुद्दे पे भी जो सामाजिक है या फिर एक विज़न बिहार को लेकर के कि बिहार को आगे हम कैसे ले जा सकते हैं, उस पे आप प्रखर रहते हैं। आप बहुत सटीकता से सारी बातों को रखते हैं। तो आपका आज बहुत-बहुत स्वागत है आदर्श जी, हमारे इस पॉडकास्ट। रवि भाई नमस्कार। फाइनली इतने बार टू एंड फ्रो मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। तो मुझे लगता है आज छठ के शुभ अवसर पे, खरना के शुभ अवसर पे आज ये मुहूर्त निकला है और मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा हो पाएगी। जैसा आपने कहा कि कई बार बिहार के विषय में जब बात होती है तो ज़्यादातर राजनीतिक बातें ही होती हैं। बिहार के भविष्य को लेकर, उसके विज़न को लेकर सार्थक चर्चाएँ कम होती हैं। तो अभी विषय जब मैं सोच रहा था कि आपके साथ कौन से विषय पे मैं चर्चा करूं, तभी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक पिक वायरल होती है कि बिहार से भी हिमालय इतना क्लियर दिखता है और फिर अ, जो मंदार पर्वत है उसका जो एक ड्रोन से आप बोल दे जो इमेज है, इतना खूबसूरत थी कि लोगों का जो परसेप्शन ही है, वो बिल्कुल उलट होने लगा कि अच्छा बिहार इतना सुंदर दिखता है, राइट? तो मैं तो प्रारंभ करूँगा ये टूरिज़्म वाले ही प्रकरण से, जो तीर्थ है या फिर ये भी कहा जाता है कि जो वेटिकन ऑफ ईस्ट बन सकता है गया, जो अभी तक बन नहीं पाया है। मतलब अगर बुद्धिज़्म एक बहुत बड़ा रिलीजन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसका जो एक मुख्य केंद्र के रूप में वो बिहार में है, राइट? और वो उस लेवल तक अभी पहुँच नहीं पाया है। तो सिर्फ टूरिज़्म के दम पर ही और क्या-क्या है
हम बातें रख सकते हैं और क्या-क्या क्षेत्र हैं इस विषय पर आप अपनी बात को रखें। जी। रवि भाई, मैं थोड़ा, क्योंकि डेटा को थोड़ा पढ़ समझ के कुछ जो भगवान ने बुद्धि दी है उससे कुछ निष्कर्ष निकालता हूँ। तो मुझे लगता है डेटा से शुरू करें। तो मैं अभी लेटेस्ट डेटा देख रहा था, तो टूरिज़्म का डेटा 2023 का था, अब 2025-24 का नहीं था, लेकिन 23 का भी जो देखा, तो मापदंड के लिए तो वो भी चलेगा। फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं बिहार में, अब फॉरेन टूरिस्ट बिहार में पूरे साल में 5.5 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे। गुजरात में 28 लाख से 30 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे। उसी तरह बाकी राज्यों में मुंबई का, आप महाराष्ट्र वगैरह का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ मुंबई शहर अपने आप में वहाँ लाखों लोग आ जाते हैं, तो उसको हटा देते हैं और कश्मीर को भी हटा देते हैं। तो आप कहीं से भी देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। यूपी में भी ताजमहल देखने, यूपी के अलग-अलग और भी स्थल हैं जिसको देखने, वाराणसी को देखने, अभी आप देख ही रहे हैं वाराणसी इंडिया का लार्जेस्ट टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, गोवा को ओवरटेक कर लिया है। आप इमेजिन कीजिए। तो उससे भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुलना के लिए एक राज्य ले रहे हैं, क्योंकि बाकी से अगर मैं कंपेयर कर गया यूपी से, कश्मीर से, महाराष्ट्र से, तो बहुत ज़्यादा पीछे दिखेंगे। तो मैंने सबसे बराबर में मैंने देखा कि चलो यार, गुजरात से देखते हैं। तो गुजरात से हम कहाँ, जहाँ वो 30 लाख फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं, हम 5.5 लाख करते हैं। अब मैंने मोटा-मोटा ऐसे ही कैलकुलेशन किया रवि भाई, ये ऐसे छोटा-मोटा, कि अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति 2000 भी खर्च करता है, फॉरेन टूरिस्ट तो उतना करेगा ही, 2000 में तो आपको भी पता है रवि भाई, कोई होटल भी नहीं मिलेगा, अगर 2-3 दिन रहोगे आप तो, है कि नहीं? ₹1000 तो एक रूम का तो कम से कम लेगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ चलो यार छोड़ो, फटी-गली हालत में भी 2000 भी खर्च कर रहा है कोई टूरिस्ट, तो गुजरात को मात्र उससे लगभग-लगभग 600 करोड़ रुपए की रेवेन्यू होती है। हाँ, हाँ, हाँ। रेवेन्यू होती है का मतलब क्या है कि लोग वहाँ आते हैं, वो ₹2000 खर्च करते हैं, वो खर्च किसको जाता है? लोकल रिक्शा वाले को जाता है, लोकल ट्रेडर को जाता है, लोकल दुकानदारों को जाता है, लोकल होटल वालों को जाता है, जिससे कि वहाँ का पूरा वो इकोसिस्टम पनपता है, उस आर्थिक बलबूते पर पनपता है। आप सोचिए आप कि हमारे पास, आपने सही बोला, गया जी हैं। आपने तो गया जी का बौद्धिक बुद्ध का जो भूमि रही है, उसका आपने वर्णन किया। मैं तो उसको पिंडदान की भूमि मानता हूँ, हमारे पितरों की भूमि मानता हूँ। अभी कुंभ का आप डेटा निकालिए। कुंभ में अभी जो ऑफ़िशियल डेटा आया है, कुछ 60 करोड़ के आस-पास लोग गए थे। प्रयागराज, कितना छोटा शहर है, आप भी गए होंगे रवि भाई। छोटे शहर में 60 करोड़ लोग, आप इमेजिन कीजिए। 60 करोड़ लोग अगर, क्या बोलूँ मैं, ₹1000 भी खर्च करेंगे, लाखों करोड़ रुपए का की हम बात कर रहे हैं। रेवेन्यू आप सोचिए। कुछ लोगों ने, मैंने अभी सुना भी है, जनरेशनल वेल्थ कमा लिया है वहाँ, जस्ट बिकॉज़ इतना विज़िट हुआ। छोटे-छोटे स्टेज देके, अपने घर के एक रूम को उन्होंने स्टे में कन्वर्ट कर दिया, 5 मैट्रेस लगा के। अब वो तो स्केल है कुंभ का। कुंभ का थोड़ा क्रेज़ भी होता है, और कुंभ क्योंकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक एक पहचान और धरोहर ऐसी है कि कुंभ में ज़्यादा लोग आते भी हैं। मैं कह रहा हूँ चलो यार 60 करोड़ हटाओ, लेकिन पिंडदान हमारे सनातन संस्कृति में अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अभी हमने देखा कुछ ही, जब अभी पितृपक्ष में मुकेश अंबानी, अ, और भी मतलब जाने-माने, अब नाम लेना तो उचित नहीं होगा, ना जाने कितने ही लोग गया जी आए, पिंडदान करने आए, पितरों को पूजने आए, अर्पण करने आए। अगर मैं कहता हूँ रवि भाई, अगर 5 करोड़ लोग भी, हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ऐसा उसको एडवर्टाइज़ किया, लोगों को आउटरीच किया, लोगों को इस विषय में बताया कि ये जो आप पितरों को अपने अर्पण करना चाहते हो, तर्पण करते हो, अपने पितरों को पूजते हो, उसका जो दान होता है, पिंडदान होता है, सबसे बड़ा केंद्र गया जी है, वहाँ आके पूजते हैं। वहाँ से मोक्ष का रास्ता हमारे बिहार से होके निकल रहा है। मोक्ष का रास्ता जब बिहार से होकर निकल रहा है, अगर आप 5 करोड़ लोगों को सही नैरेटिव से अट्रैक्ट कर पाते हो, मैं मानता हूँ जब कुंभ 60 करोड़ को कर पा रहा है, तो मैं तो उसका 10% मान रहा हूँ, 10% से भी कम मान रहा हूँ इनफैक्ट, 10% भी 6 करोड़ हो जाएगा उसका। 5 करोड़ लोगों को अगर हमने अट्रैक्ट किया रवि भाई, और उन्होंने अगर 2000 जबकि बहुत मामूली रकम है, मतलब आपको भी पता है 2000 से तो ज़्यादा ही ऑन एवरेज लोग खर्च करेंगे। ₹2000 भी खर्च किए, बिहार में मात्र उस पितृ पक्ष के उस
टाइम फ्रेम में, मात्र उतने टाइम फ्रेम में हम लोग 10 से 15,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल है, हम उसको टैप नहीं करते। अब ये टैप ना होने के कारण आप सोचिए कि जो पलायन की जो हम बात करते हैं, हम रोज़गार की बात हम ना जाने कितनी परेशानियों की बात करते हैं जब बिहार की बात होती है। लेकिन एक बस इससे आप सोचिए एक टूरिज़्म से मैं अभी नालंदा पे नहीं जा रहा, मैं अभी रोहतास के किलों पे नहीं जा रहा, पहाड़ों पे नहीं जा रहा, मैं अभी बोध गया गया में भी मैं बौद्धिक स्थलों पे नहीं जा रहा, बुद्ध के स्थलों पे नहीं जा रहा। मैं अभी महावीर जैन की भूमि पे, वैशाली पे नहीं जा रहा। मैं तो अभी इधर जा मंदार पर्वत की आपने बात, मैं उधर भी नहीं जा रहा। मैंने तो बस एक डेस्टिनेशन की बात की। दूसरा क्या होता है रवि भाई कि केवल आर्थिक नज़रिए से भी ना देखें। जब पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, लोगों के सोचने का, रहने का, जीने का तरीके में परिवर्तन आता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। जब मुझे याद है रवि भाई आप जब मैं नया-नया जब दिल्ली आया था, गाँव से आया था पहले तो गाँव से फिर पटना आया पढ़ने, पटना से फिर ईश्वर की कृपा रही आईआईटी आ गया। तो कोई एक कार्यक्रम में कहीं गया था तो बहुत ना बड़े सीलिंग बहुत बड़े लंबे होते थे ना ऊँचे ऐसे कोई बंगले में मैं गया था कोई कार्यक्रम में बहुत मैं ना बहुत सपक के ऐसे बैठ गया था, डर के। मुझे लगा यार भाई इतना ऊँचा सीलिंग मतलब आई डोंट बिलॉन्ग हियर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। इट वाज़ ओनली कि जब मैं धीरे-धीरे वो एक्सपोज़र से अपने आप को कस्टम मतलब होता है ना कि मैं अडैप्ट कर लिया उसमें, मैं उसी में जीने लगा। उसको मैं नॉर्म बना लिया कि हाँ यार यही है। मैं ऐसे जगह जाऊँगा जिन लोगों से मिलना होगा तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही जीते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे-धीरे और चीज़ें पड़ी, दुनिया देखी, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो जब आप एक तंत्र पूरा विकसित करते हो आप, it is not only about money. If anyone is thinking that it is only that we are only talking about money and revenue, that is a very superficial analysis in my opinion. That will boost the confidence जो हमारे समाज का की जो ताकत है, जो और अभिमान जो है और गौरव है, जो अभी कहीं न कहीं बिफर सी गई है, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी दब सी गई है, वो जज़्बा वापस से जगेगा, कि नहीं यार हम भी कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एज़ अ स्टेट हमारी मानसिकता और कॉन्फिडेंस और हमारा सोच क्या है? हमारी दृढ़ता कैसी और है? जी। मतलब आप बोल रहे हैं डीकोलोनाइज़ेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, जो कोलोनाइज़्ड वे में जो हम सोचते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे सनातन संस्कृति में तो सब चीज़ ग्रैंड होता है। हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं। कोई चीज़ देखा है जो कमतर मनाने कहीं लिखा है क्या कि कहीं कमतर मनाओ? लेकिन यहाँ जैसे ही जब कुछ बनाने की बात आएगी, कुछ ऐसा आर्किटेक्चरल मार्वल बनाने की बात आएगी, कुछ ऐसी चीज़ें करने की बात आएगी, अरे यार क्यों करना है, पैसा बर्बाद है, आम लोगों का टैक्स का पैसा है। उनको ये नहीं समझ आता है कि उससे पीढ़ियों तर क्या परिणाम आएगा। आज हमारे पूर्वजों ने त्रिवेंद्रम में, आज हमारे पीढ़ियों ने तिरुपति में, आज हमारे पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आप केदारनाथ हो, ऐसे मार्वेलस, ऐसे ब्यूटीफुल और मतलब एकदम जिसको मंत्रमुग्ध कर देने वाले आर्ट फॉर्म्स, मंत्रमुग्ध कर देने वाले टेम्पल के आर्किटेक्चर, मंत्रमुग्ध कर देने वाले डिज़ाइन एलिमेंट्स डाले थे, जिसका हम आज तक हमारा समाज इतने साल के मिसरूल के बाद भी आज भी वो कॉन्फिडेंस वही चीज़ है जो आज हमें कॉन्फिडेंस अभी भी देता है, जब हम डट के कुछ बोल पाते हैं। तो इस बात को समझें कि इसका प्रभाव कितना बड़ा है। अरे रेवेन्यू तो उस टेम्पल से उस तब भी आता होगा कुछ, अभी भी आता होगा कुछ। उसका प्रभाव अब उससे बहुत बड़ा है। आज जब राम मंदिर बन रहा है उसका प्रभाव उस टेम्पल बहुत लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, अरे इतना पैसा लगा तो इतने लोगों को रोज़गार मिलेगा, इतना दुकान खुलेगा। अरे यार, छोड़ो यार, रोज़गार मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये बहुत क्या छोटी बातें कर रहे हो। वो तो होना ही है, वो तो कॉन्सिक्वेंस वो सब तो बाई बाई प्रोडक्ट है। उसका जो मेन प्रोडक्ट ये है है। कि आज से हज़ारों साल बाद भी कोई आक्रांता अगर आ जाएगा, कोई शासक जो मिसरूल करने के एम से अगर भारत पे आएगा और हमारी तब भी पीढ़ियाँ उस
उस ध्वजा को देखकर, उस आर्किटेक्चर को देखकर अपने आप पर, अपने पूर्वजों पर गौरवान्वित होंगी और हिम्मत बांधेंगी। तो बिहार पे भी बहुत सारी बातें होती ही हैं। तो हम समस्याओं पे एकदम नहीं बात करेंगे जिसमें एक जो स्टीरियोटाइप है कि कास्ट पॉलिटिक्स डोमिनेंट है। मैं बाकी जगह भी गया हूँ, वहाँ भी डोमिनेंट है। ऐसा नहीं कि बस मतलब वो भारत का ही आई थिंक मूल आइडेंटिटी के रूप में कि वो ग्रुप आइडेंटिटी को वो सब्सक्राइब करते हैं। अब उसको आप जिस भी एंगल से देखें, जो हिंदू यूनिटी की बहुत लोग बात भी करते हैं। तो आई थिंक जाति ही यूनिटी का मेन फ्रेमवर्क है कि उसके माध्यम से ही लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। लेकिन एक जो विज़न है, जैसे आप बिहार में रहे, तो अभी जैसे चुनाव का भी माहौल है और वो एक बैगेज है कि सोशलिज़्म का पूरा दौर रहा है, जिससे वो जो फ्रीबीज़ वाला कल्चर है कि इधर से आप लेते हो और इधर बस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और आप भला कर रहे हो, राइट? लेकिन इससे भला आप भी जान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरिटोक्रेसी किल होती है, लॉन्ग टर्म में कई चीज़ें सही नहीं चलती और लास्ट में जो मज़दूर की बात करते-करते बिहार लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मज़दूर ही बन गया। हाँ, तो आप सोशलिज़्म में क्या करते हो? मतलब एक कमज़ोर दबके दबे हुए उनकी बात करते हो, लेकिन आप लास्ट में उसके ही एक्सपोर्टर बन जाते हो। तो एक विज़न के रूप में क्या मतलब एक फ़ेज़्ड मैनर में चेंज आना चाहिए? मतलब यूपी से हम क्या सीख सकते हैं? यूपी भी आई थिंक कुछ साल पहले उसी मोड में रहा। तो बिहार को आप कैसे देखते हैं कि ये चीज़ें अगर परिवर्तन में आती, चाहे मानसिकता पे बोल दें या पॉलिटिकल विल पे बोल दें, जो भी है, आपको क्या लगता है यदि आप कुछ स्टेजेस आप बता पाएँ बिहार के लिए? जी। ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया है। इस पे तो अच्छे-अच्छे जाने-माने स्कॉलर, रिसर्चर सबका दिमाग लगेगा। लेकिन मैं जितना बिहार को समझा हूँ, अपने समाज को समझा हूँ, लोगों से बात मिला हूँ, राजनीति को समझा हूँ, पॉलिसी को समझा हूँ, उससे मैं कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है। आपने यूपी की बात की, तो मैं पहला वहीं से क्यू लेके शुरू करना चाहूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले यूपी के अलग-अलग शहरों में था, किसी कारण किसी काम से। यूपी और बिहार में जो सबसे बड़ा मूलभूत ढाँचे में फ़र्क है, स्ट्रक्चरल जिसको कहते हैं अंतर है, एज़ अ स्टेट, पॉलिटिक्स हटा दीजिए। वो ये है कि यूपी के पास छोटे-छोटे टियर 2 टाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, जो उनके इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। आप झांसी चले जाइए, आप जान कर के हैरान होंगे कि वहाँ 5 स्टार होटल्स हैं। मतलब सरोवर पोर्टिको है, लेमन ट्री है और बड़े-बड़े बंगले, मतलब आपको एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखेगा और डिसेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि वो शहर है, तो वहीं पे सारा आस-पास का जो भी ट्रेड हो, जो भी हो चाहिए, वो सेंटर बना हुआ है। उसी प्रकार से आप और भी सिटीज़ ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, बनारस अपने आप में ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, गोरखपुर इतना तेज़ी से बढ़ा है। गोरखपुर में मैरियट है, मतलब कई सारे होटल्स हैं, बढ़िया। मतलब 5 स्टार होटल्स की चेन है। मैं 5 स्टार होटल्स इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो 5 स्टार होटल्स तभी वहाँ जाते हैं जब दिखते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल है मुझे कमाने का। तो इसका मतलब है कि समझिए कि उस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है उस एरिया की, कि लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लोग वहाँ जाना चाहेंगे। नहीं तो अब मैं तो अपने गाँव में मैरियट खोल दूँ, कोई आएगा ही नहीं रहने, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे अलग-अलग टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, टियर 2 सिटीज़ बोल लीजिए, टाउन्स बोल लीजिए, यूपी में फैले हुए। बिहार के पास कुल मिलाकर, कुल जमा पूँजी मिला कर के, आप सही में देखेंगे तो एक पटना ही है। यूपी के टियर 2 स्तर का टाउन बिहार के कोई भी टियर 2 स्तर का टाउन नहीं है। आप मुज़फ्फरपुर ले लें, आप भागलपुर ले लें। भागलपुर में मुझे याद है मैं गया था, तिलका मांझी चौक है वहाँ बहुत फ़ेमस। जो लोग नहीं जानते हैं तिलका मांझी जी के विषय में, वो भी उनको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन वहाँ वो पूरा वो जो एरिया है, समझिए एक समय विक्रमशिला और ऐसे इस नाम से जाना जाता था। आप जाएँगे और अगर आपका कोई ग्लोबल और नेशनल एक्सपोज़र है, आप चीज़ों को समझते हो कि चीज़ें किस स्तर तक दुनिया में जा चुकी हैं। जब आप वहाँ आते हो तो आपको लगता है यार ये किस सदी में है?
जी। और वो वहाँ का शहर है, वो वहाँ का कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता तो अलग कहानी होती, है ना? तो मुझे लगता है कि बिहार का जो सबसे पहला, और ये सोशलिस्ट ही है, ये इसको मैं लिंक करूँगा सोशलिज़्म से, सोशलिस्ट हैंगओवर से। गाँव को गरीब रखो, गाँव को गाँव रखो, ये उनका एक मतलब सोची-समझी उन लोगों की ये उनके सोच में ये है। दैट इज़ एम्बेडेड इन देयर जो कहते हैं ना थॉट, उनके थॉट के अंदर ही ये चीज़ है, उनकी सोच का विचारधारा का मूल आधार है ये। वो शहरीकरण नहीं करेंगे, उनका विचारधारा में ही नहीं है। और कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ कि जो सनातन की बात करते हैं लोग, वो भी कहते हैं कि नहीं-नहीं भारत तो गाँव में बसता है। आपको मालूम है भारत के हमारे सनातन संस्कृति के जो ध्वजवाहक रहे हैं, जो केंद्र रहे हैं, वो सारे शहर रहे हैं। आप बनारस ले लें, बनारस कोई गाँव नहीं था। बनारस जीता जागता शहर था, एक तंत्र था पूरा, जहाँ दुनिया भर के विद्वान और लोग जुटते थे। पाटलिपुत्रा ले लें आप, एंशिएंट में अगर आप जाएँ जाएँ तो। तो ये पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर ये सोशलिस्ट हैंगओवर आ गया है कि शहरीकरण बुरी चीज़ है। अरे! शहर के लोग तो कैसे रहते हैं, और वही लोग मजबूरन मज़दूरी करने के लिए शहर जा रहे हैं। सही। लेकिन वहाँ पे शहरीकरण को वो लोग विरोध करेंगे। अगर सही ढंग से, ये मैं मानता हूँ कि शहरीकरण जिस तरह से भारत में हुआ शायद उस पे बहुत तरह का अलग एक डिस्कशन हो सकता है कि हाँ, उसको सुधारने की आवश्यकता है, बिल्कुल है। लेकिन क्या शहरीकरण की आवश्यकता नहीं है? ये तो मूर्खता होगी। तो फिर यही होगा जो पटना के साथ हो रहा है कि एक ही शहर में ओवर पॉपुलेशन होगा। उससे क्या होगा, लैंड प्राइसेस बढ़ जाएँगे, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ जाएँगे, अनअफोर्डेबल हो जाएगा, सारी चीज़ें उसके बाद जो होती हैं वो। तो बिहार नीड्स अलग-अलग दिशा में छोटे-छोटे इकोनॉमिक पावर हाउस, मतलब वो पावर हाउस की तरह काम करे वहाँ का, छोटा। हर चीज़ के लिए पटना आने की नौबत ना आए। इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि अलग-अलग जगह अब एयरपोर्ट्स खुल गए हैं बिहार में। पूर्णिया में, दरभंगा में, गया में तो है ही, और पटना। 4 तो हमें ऐसे ही दिख रहे हैं। एक राजगीर आप मान लो, वो तो पटना से लगा हुआ है, नालंदा राजगीर वो हो गया। तो आपके पास ऑलरेडी ऐसे 5-6 दिख रहे हैं सेंटर्स, जिसको आपको अब एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में डेवलप करना है। पहली बात तो जो मुझे लग रहा है, एक छोटा-छोटा अर्बन सेंटर्स, पहला स्टेप, और ये बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से करने योग्य काम है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप पटना से एक्सपैंड करो। आप पटना में सेंट्रिक मत रखो उसको। दूसरा, अभी मैंने किसी व्यक्ति एक हैं उनसे बात कर रहा था, मैंने एक आइडिया दिया था ट्राई सिटी का। तो आप देखेंगे ट्विन सिटी का कांसेप्ट है बहुत जगह, इंदौर, भोपाल, रायपुर, भिलई, है ना? ऐसा। मैंने कहा ट्राई सिटी। ट्राई सिटी क्या होगा? पटना के आपको भी पता है, पटना की अगर जिसको ज्योग्राफी पता हो, तो पटना ऐसे है, इस तरफ गंगा है, तो आप इस तरफ नहीं बढ़ सकते क्योंकि गंगा है इस तरफ पूरा। आप इसी तरफ बढ़ सकते हो, और इस तरफ भी लिमिटेशन है। इस तरफ से आप एकदम अथाह नहीं बढ़ सकते हो। तो पटना में अब तो इस कारण से होता क्या है, एरिया रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब जब एरिया रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, आप इसी में सब कुछ डालते हो, है ना? और इसके कारण ओवर डेंस हो गया है। कोई भी इंडस्ट्री अभी तत्काल के पटना में आना ही नहीं चाहेगी उसमें, उस व्यापक स्तर पे। क्यों? क्योंकि आपके पास है ही नहीं एक्सपेंशन। आप सोचो एयरपोर्ट हमारा, एयरपोर्ट का रनवे एक्सपेंशन के लिए फाइनली हमें बिहटा जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। वो द ज्योग्राफी इज़ सच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का दोष है, ज्योग्राफी इज़ सच कि आप गंगा में थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन कर दोगे आगे जाके। शहर को आप गंगा की तरफ थोड़ी ना बढ़ा दोगे, है ना? तो अब गंगा के ही तट पे बसा हुआ है पूरा। तो मैंने एक आइडिया दिया था ट्राई सिटी का, पटना, उसके जस्ट बगल में है बिहटा, और उस तरफ है हाजीपुर। हाजीपुर से अगर आपको ध्यान हो, अभी रशिया के लिए रशियन आर्मी जो जूते, बूट्स पहनती है वो वो हाजीपुर में बनते हैं। हाजीपुर से। तो मैंने कहा जो मेट्रो है अपना, मेट्रो का एक्सपेंशन ऐसा हो, क्योंकि मेट्रो अभी क्या है, हम सिटी-सिटी में ही चला रहे हैं, अंदर-अंदर ही। हम उसको उसके बजाय, चलो वो रहने दो, लेकिन उसके साथ ऐसा करो कि पटना से कोई भी व्यक्ति 15 से 20 मिनट मैक्सिमम हाजीपुर चला जाएगा, और 15 से 20 मिनट में बिहटा आ जाएगा, और इन दोनों जगह को इंडस्ट्रियल सेंटर्स लाइक स्टेट कैपिटल रीजन की तरह डेवलप करो।
एंड ऑफिसेज और ये सबको उधर शिफ्ट करो। हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह सब धीरे-धीरे उस साइड शिफ्ट होने लगे समझ जाएंगे। अपने आप। बिल्कुल। जब कम्यूटेशन इतना ईज़ी हो, नोएडा और गुड़गाँव लोग कैसे रहने लगे दिल्ली छोड़ के? वही एनसीआर। पता चला कि यार हाँ, चलो मैं तो तुरंत आ जाऊँगा जब ज़रूरत होगी तो, है ना? और वहाँ पे इंडिपेंडेंटली वहाँ अपना एक तंत्र इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो जाए। जहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जहाँ नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, नए ऑफ़िस स्पेसेस बन सकते हैं, नया। तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने बोला मोर और लेस शहरीकरण को लेके था। इसके बाद जो मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी काम है जो अनटैप्ड पोटेंशियल है। आप समझो पूरी उत्तराखंड की इकोनॉमी, आप तो हरिद्वार गए होंगे, ऋषिकेश भी गए होंगे, आपने देखा होगा ना जाने कितने कैफ़ेज़, ना जाने कितने होटल्स केवल इस बात पे चल रहे हैं कि वो गंगा के तट पे हैं। केवल इस बात पे चल रहे हैं। मैं हैरान हूँ। मतलब इ इ इससे ज़्यादा हैरानी मुझे किसी बात से नहीं हुई है कि हमारे क्या नेताओं का, हमारे क्या लोगों का इतना भी विज़न नहीं था। हमारे पास सबसे लंबा गंगा तट है, हमारे शहर के पास। मैंने अभी पटना का आपको नक्शा दिखाया, ये पूरा ना जाने 8, 10, 20, ना जाने कितने ही किलोमीटर तक आप चले जाइए। 8 किलोमीटर तो बिल्कुल एकदम शहर में है, ये तट पूरा। उस तट पे अभी आप देखेंगे कि एक जेपी गंगा पथ बना है, सड़क बनी है, इसके गंगा इस तरफ जो ज़मीन है, गंगा उस तरफ है और इस तरफ जो थोड़ी ज़मीन है, एक पैच, एक लेन ये पूरा, ये खाली है। उसको अगर आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप किया जा सकता है। अगेन दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ मैसिव रेवेन्यू। यू कैन हैव होटल्स लाइक आईटीसी, ताज, मैरियट, एवरीथिंग विल कम। सब मैंने देखा है, आप बनारस जाएँ, होटल का कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है। वो बस इस बात पे बहुत महँगा रूम दे रहा है कि गंगा व्यू रूम है हमारा। अरे भाई! हमारे तो पूरे शहर से बचपन से हमने देखा है, हमने तो बचपन से ही गंगा देखा है। हमारा तो गंगा व्यू शहर है और गंगा व्यू शहर को क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इमेजिन कीजिए, आज मुंबई के मरीन ड्राइव पे ऑफ़िस स्पेसेस बहुत महँगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से ऑफ़िस में जो लोग बड़े-बड़े कंपनियों के ऑफ़िसेज़ हैं वहाँ, वहाँ सामने क्योंकि समुद्र दिखता है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि सामने से गंगा दिख रहा है? जब हमारा पूरा मेजर फ्लो ऑफ गंगा वहाँ जा रही है, कोई ट्रिब्यूटरी नहीं आ रही, पूरी मेजर द गंगा इज़ फ्लोइंग थ्रू देयर। बड़े-बड़े होटल्स, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब असीमित संभावनाएँ हैं, लोगों के रोज़गार के लिए, लोगों के साधन के लिए। लोग ना जाने कितने लोग उसके आस-पास का इकोसिस्टम समझिए। जब वहाँ डिमांड जनरेट होता है, लोग वहाँ आते हैं, तो लोगों को 50 चीज़ों की ज़रूरत होती है। लोगों को कैब की ज़रूरत होती है, ड्राइवर की ज़रूरत होती है, सब्ज़ी की ज़रूरत होती है। उन सारे होटल्स में, उन सारे फर्म्स में वहाँ लोग सब्ज़ी की सप्लाई कर सकते हैं, जो दीरा में जस्ट गंगा के उस तरफ जो उगता है। आप समझें कि अगर कोई चाहे तो इमेंस पोटेंशियल है। उसका मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत अलग विषय हो जाएगा। लेकिन तो आप कुल मिला के देखेंगे तो शहरीकरण और रेवेन्यू जनरेशन का जो विज़न है, वो बहुत अभी है ही नहीं। एक जो हमने ऑलरेडी जिस पे बात की, टूरिज़्म। और ये मैं उन विषयों को बोल रहा हूँ, जो विषय हो सकते हैं तुरंत। हमें दिख रहा है कि ये कोई तीसमार खान में कोई आना नहीं है। इसमें आपको कोई वॉशिंगटन डीसी से कोई फरमान नहीं लाके लेके आना है ना? बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सामने-सामने दिख रही हैं। अगर आप ना करना चाहते, आप आज एक मरीन ड्राइव बना दिए हो, मरीन ड्राइव उसको बोलते हैं जेपी गंगा पथ को, जिससे गंगा दिखती है वो जो रोड, उसी का रील बना-बना के डालते हो। सोचो जब एक एक जेपी गंगा पथ से आप उतना रील बना पा रहे हो, उस पूरे पैच को उस रूप में डेवलप करने पे क्या होगा, है ना? अब दूसरे छोर पे आ जाएँ, खेती। अब हम माने ना माने बिहार में रूरल लैंडस्केप में सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का साधन है वो खेती है। अब खेती और लैंड की समस्या बिहार की जग ज़ाहिर है। आप सोचें कि लगभग ऑलमोस्ट शायद मेरा डेटा थोड़ा इधर-उधर हो सकता है क्योंकि एग्ज़ैक्ट मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 30 टू 35% ऑफ द लैंड इन बिहार आर डिस्प्यूटेड। कोई किसी पे केस किए हुए है, आप किसी पे केस किए हुए हैं। अब उस लैंड का कोई यूज़ ही नहीं है, आप समझिए। क्योंकि उस लैंड का कागज़ ना आपके बैंक में चलेगा, ना कहीं कुछ किसी चीज़ में वो चलेगा नहीं, मान्य नहीं होगा क्योंकि भाई वो तो डिस्प्यूटेड है। ना आप बेच सकते हैं उसको।
तो ऑलरेडी उसकी रेवेन्यू कम हो गई, क्योंकि आप तो उसको अगर मान लीजिए कल को अर्जेंसी कुछ आई, आपको बेचना हो, आप तो बेच नहीं सकते, क्योंकि वो तो डिस्प्यूटेड है, 35% लैंड तो वैसे ही है। तो अब आपके पास बचा क्या? खेती कर सकते हो, जिसके पोजीशन में है तब तो खेती कर सकते हो। अब मैं खेती की आपको बात बताऊं, मैं बड़हिया से आता हूँ, बड़हिया गांव है, बहुत बड़ा गांव है। सबसे ज्यादा मतलब आप मानेंगे, बड़हिया टाल क्षेत्र जो है, मुकामा बड़हिया, बिहार का। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसी से आपको समझ आ जाएगा। जी। वो टाल क्षेत्र शायद एशिया का सबसे बड़ा लैंड मास है, जहाँ इकट्ठे एक साथ खेती होती है ना। दलहन और तिलहन का क्षेत्र माना जाता है, और एकदम पौष्टिक, मतलब दाल और गंगा के पानी से सिंचाई होती है, सब चीज नेचुरल। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, छठ आ गया, आइडियली बुआई या तो शुरू हो जाती है या हो चुकी होती है, आइडियली, है ना। दिवाली के बाद चीजें शुरू हो जाती हैं, या दिवाली तक चीजें। अभी तक वहां क्या हुआ है कि हमारे खेत से पानी नहीं निकला है, पूरा टार क्षेत्र पानी इसमें डूबा हुआ है। हाँ, मतलब वो तो सही बात। आजाद आजादी के 70 साल हो गए, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आप समझें कि हम पानी नहीं निकलवा पा रहे हैं। मतलब इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी, कि हम पानी डाइवर्ट नहीं करवा पा रहे हैं, जो पता है हमें कि हमारे ही गांव, हमारे ही राज्य का सबसे बड़ा लैंड मास है जहां पर खेती होती है। जब आप उसी का केयर नहीं कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ सही बात। जहाँ, उसका तो मैं क्या बोलूं आपको। जब आपका नजर इसी पे नहीं है, जहां सैकड़ों बीघा जमीन डूबी हुई है पानी, किसान बेचारे मरमाहत है, किसान कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्या करेंगे, डूबा हुआ है खेत, कैसे जाएंगे। अब जब वो पानी निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं है अगले दिन से बुआई हो जाएगी, पानी सूखेगा। खेत को पलटी बोलते हैं करना, बेसिकली खेत को ट्रैक्टर से वो मिट्टी को कोड़ना, थोड़ा थोड़ा उसका अंदर वाले परत को निकालना। तो जब तक सूखेगा नहीं, ये सब चीज ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा उस पर, जाके ये नहीं हो पाएगा कि मिट्टी को नहीं कोड़ पाएंगे। मिट्टी को जब तक कोड़ेंगे नहीं, उसके बाद बुआई नहीं होगी। तो सारा साइकिल लेट। इससे साइकिल लेट होने से सबसे बड़ी दिक्कत जो है, किसानों के पास वहां पर एक फसला, ज्यादातर वो जो पूरा क्षेत्र है, एक फसला खेत होता है, खेती होती है, एक ही फसल होती है एक टाइम। मतलब दो फसला बोलते हैं, जिसमें रबी खरीफ दोनों होता है, कि साल में 2 बार खेती होती है। कई जगह साल में 3 बार भी हो जाती है, जो वहां साल में 1 बार होता है। अब आप देखिए, इसको लेट होने के कारण क्या होता है, जो रेवेन्यू उनको आना चाहिए था, जो उन्होंने इनपुट लगाया होता अक्टूबर में, उससे रेवेन्यू आता उनका मान लीजिए मार्च में, अप्रैल में, वो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। साइकिल कैसे डिस्टर्ब होता है, केवल इससे वहां तक का लिंक नहीं है। लिंक है कि जहां हम बेचते हैं अपने माल को ले जाके, मान लीजिए कि मैं किसान हूं, आपको मैं बेच रहा हूँ, मेरे यहाँ मान लेते हैं कि दाल हो रहा है, मैं दाल आपको बेच दिया, ठीक है। अब आप व्यापारी हैं, आपने हमसे दाल ले लिया। अब आपका भी तो टाइमलाइन है, कि आप दाल को आगे जो पहुंचाते हैं, वो आपको पता है कि आप मार्च में ही पहुंचाते हैं। अब जब मैं आऊंगा आपके पास जून जुलाई में देने आपको, मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि भाई अब ये तो टाइम लगेगा अब देने में, अब मैं कब उधर जुगाड़ बिठाऊंगा आगे बेचने का, वो जाएगा, फिर वहां से पैसा आएगा। तो वो जो पैसे का साइकिल है, वो क्रम 8-9 महीने डिले हो जाता है। और मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी किसान से वहां बात कीजिए, उनका पैसा डिले पर ही चलता है वहां के। क्यों? क्योंकि अनइवन है, वैसा साइकिल एकदम डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि हमने कोई फैसिलिटी नहीं दी। वो लिटरली, मैं कह रहा हूँ ना, भगवान भरोसे कैसे खेती होता है, ये वहीं देखा जा सकता। कि पानी आ गया गंगा का, अच्छी बात है, उसी पानी से सिंचाई हो गई, उसमें भी आपका सरकार का कोई योगदान नहीं है, वो उसी पानी से सिंचाई हो गई। अब वो पानी जब माँ गंगा की मर्जी होगी, निकलेंगे वहां से निकलेगी, और तब वापस से खेती शुरू होगी। तो सरकार कोई रोल ही नहीं है। और ये मैं जब बता रहा हूँ आपको, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो अ, जी, तो जब उन्होंने बताया था, वो तो टेक्निकली वो 1 लाख एकड़ है, मतलब वो तो आप एक गाँव का क्षेत्र बता रहे हैं, बट इट्स नहीं नहीं, वही मैं तो पूरा 1 लाख एकड़ की, अभी आपको जो डुबाव है, वो मैं पूरा 1 लाख एकड़ की आपको बता रहा हूँ, वो पूरा में डूबा, वही मैं कह रहा हूँ कि प्लेन का तो यही है कि पानी एक ही स्तर की रहेगी, मतलब देखिए झारखंड में मतलब
हम लोग बरसात में यहाँ किसानों को बोलते हैं कि बरसात में तुम सब्जी करो या उसके आसपास अच्छा रेट मिलेगा, क्यों? क्योंकि बिहार डूबा हुआ है। हम्म। मतलब आपको एक वरदान है ना कि आपका झारखंड में पानी निकल जाएगा, पठार क्षेत्र प्लेट्यू है तो। और साइकिल बिगड़ने की भी आपने बात की, तो वो पेस्ट अटैक तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एक बार प्रकृति का वो साइकिल से आप बाहर आए ना, कीड़ी आएगा तो अलग लेवल की प्रॉब्लम आएगी। नहीं नहीं, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है पूरा। तो ये, तो आप सोचिए कि मैं अब इस पे क्या विजन की आपको बात करूं, मैं रेट की आपको क्या बात करूं। मतलब आप बताएं कि आज पंजाब में, हरियाणा में, आज हम क्या, जब हमें पता है, मैं आपको बताऊं, मैं छत्तीसगढ़ में काम किया था। छत्तीसगढ़ में जो चावल, जो उनका जो मेन, तो वहाँ उनको उसका कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान जो खरीदते थे हम लोग, तो जो एमएसपी भारत सरकार तय करती थी, उससे 500 रुपये अधिक में देकर, अगर 2300 रुपया है, तो भारत सरकार ने तय किया, अगर मान लीजिए एमएसपी, तो 2800 रुपए में वहां की सरकार, यह पॉलिसी में बनाया था हमने कि 2800 रुपए में वहां का किसान से हम धान खरीदते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो धान का कटोरा कहा जाता है, किसी कारण से कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे उसी में लगे हुए हैं। तो सरकार का एक दायित्व तो बनता है कि उनको एक उसका सही दाम मिले। सही बात। आपसे क्या हर जिले में एक, मतलब ये भी नहीं हो पाया कि जहाँ खरीद बिक्री हो पाए, आप खरीद लो। औ और आपने भी सही कहा कि 5 एकड़ 10 एकड़ तो भूल ही जाए, कम से कम एक लैंड चंक पे तो आप ध्यान दे दीजिए मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे आज एक बात बताएँ, सब किसी को मैं बोलता हूँ, वो हँसने लग जाएँगे कि अगर 1 लाख बीघे और हेक्टेयर में अगर आपका खेती हो रहा है, आप मान के चलिए कि उसमें 50% में मान लीजिए दाल हो रहा है, 50% में तेल का अलग-अलग मस्टर्ड और ये सब चीज़ें हो रही हैं मान लीजिए। दलहन और तिलहन। मैं आपको बताऊँ, अगर हम सही इंफ्रास्ट्रक्चर दें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में, उस एरिया में, वो अपना पैसा, अपना खर्च, अपना गोडाउन, अपना वेयरहाउस, अपना कोल्ड स्टोरेज बना के आएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको एक जगह से, एक लैंड मास से उनको इतना पूरा राइट। सप्लाई मिले। उनका सप्लाई चेन का खर्चा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब क्या बोलूँ, बहुत, जैसे अगर मान लीजिए ₹100 है कहीं और लगाने का खर्चा, तो वहाँ पे अगर उनका उनका सप्लाई चेन का खर्चा घट करके ₹20-30 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वही लैंड मास से उनको वहीं पे लाना है फैक्ट्री में, क्योंकि उनको कहीं इधर-उधर नहीं जाना है। आप सोचिए कि ये, मतलब किसी को भी बोलता हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं कि कैसे नहीं है वहाँ? क्योंकि हमने वहाँ, अब फैक्ट्री आएगी तो उनको ट्रक चलने के लिए तो रोड चाहिए थोड़ा। तो थोड़ा बहुत चलो ये बना है, लेकिन और भी ज़रूरत है। फैक्ट्री आएगी तो ये तो नहीं कह कह सकते हम कि भाई आपकी फैक्ट्री डूबी रहेगी साल में 3-4 महीने। उसका तो पैसा ही डूब जाएगा पूरा। या तो उसको आप उसके कहीं बगल में लैंड दीजिए, जहाँ ना डूबे। आपको मतलब कुछ तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ना, जब आपका राज्य पिछड़ा जा रहा है, कॉम्पिटिशन है ये। एट द एंड ऑफ द डे ये सारा कॉम्पिटिशन है। उसको जहाँ दिख रहा है ज़्यादा बेनिफिट, वो हरियाणा, पंजाब भी चला जा रहा है ना? उसको, तो इस कारण से आप देखिएगा तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए हमारा। वो वरदान साबित हो सकता है। अभी मैं एक बात बताऊँ आपको, आप हँसेंगे। हमने टाल क्षेत्र की बात की, अब दूसरे एक बात कर लेते हैं और खेती से ही जुड़ा हुआ। सॉर्ट ऑफ खेती है वो, मखाना की भी तो खेती ही हो रही है ना। राइट। हर जगह मखाना चल रहा है, मखाना, मखाना, मखाना। आप हैरान हो जाएँगे, मखाना का जो 90% उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो बिहार में होता है, ठीक है? भारत में अगर 100 मखाना हो रहा है, तो उसका 90 मखाना बिहार में हो रहा है। भारत के तरफ से, भारत मखाना का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर राज्य कौन है? गेस कीजिए। बिहार तो नहीं होगा। पंजाब है, आसाम है, हरियाणा है, आपका ये दिल्ली है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि हम 90% प्रोडक्शन हमारा, और हम एक्सपोर्ट में है ही नहीं, हमारा है ही नहीं कोई मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। हम तो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है रॉ, उस रॉ मखाने को ही आगे बेचते हैं, जिसका दाम प्रोसेसिंग वो जो सिर्फ सॉर्टिंग, ग्रेडिंग जो होता है, एक साइज़ की पैकेजिंग करना, उसकी व्यवस्था नहीं है, जो हम लोग बात करते हैं। आपको मैं बताऊँ, ये तो ये आप सोचिए ये कितनी छोटी चीज़ है करनी।
प्रोसेसिंग यूनिट्स मखाना पर इतनी बात हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में क्यों नहीं होनी चाहिए? और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट ही केवल नहीं होनी चाहिए, अगेन उसका मार्केट लिंक इंटरनेशनल बिहार से क्यों नहीं होना चाहिए? राइट। और आपके बिहार से अगर लिंक होगा, आपके किसान को अगर आज उस मान लेते हैं आधा केजी मखाना का अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्स रुपया मिल रहा है आज, वही प्रोसेसिंग यूनिट से और मार्केट का जहां पंजाब एक्सपोर्ट कर रहा है, पंजाब उसी आपके मखाने को एक्स रुपया में खरीद के उसको 10x में बेच रहा है। राइट। और बीच में मतलब जो है, मतलब आपसे 10 रुपया में खरीदा, आगे 100 रुपया में बेच दिया, बीच का 90 रुपया उसका हो गया पूरा। तो आप तो मतलब मूर्ख बने, मतलब ऐसा लगता है जैसे मूर्खता की पराकाष्ठा जो होती है ना, कई बार लगता है कि, और अगेन मैं फिर से एक बार स्टेप बैक लूँगा, क्योंकि कई बार होता है बहुत बोल देते हैं, बोलते हैं अरे ये सब बहुत बैठ के ज्ञान देता है। भाई इसमें कोई भी चीज़ एक ऐसी आप बता दीजिए, पॉइंट आउट कर दीजिए जो हमने कहा है, जो जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स या कोई चीज़ की ज़रूरत होगी। मतलब आप मतलब कोई ऐसी चीज़ मैं बोल दूँ कि जो पहले कहीं नहीं हुआ है, मैं तो यहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं तो, और दूसरा क्या है, मुझे लगता है कि ये लोग उलझाते भी इसी में हैं, कि बिहार लैंडलॉक्ड है, बिहार ये है, बिहार वो है, बिहार फलाना है, बिहार का इतना परसेंटेज तो हमेशा क्या कहते हैं आपके उसमें रहता है, फ्लड भी प्रूफ होता है। रहता है, ये रहता है, वो रहता, आपको उलझा देंगे। तो इसका मतलब है कि इन लोगों को चाहिए कुछ बहुत नया कोई आविष्कार, चाणक्य फिर वापस से अर्थनीति लिखेंगे इनके लिए, तब फिर हो पाएगा बिहार का उत्थान, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ ये जो एक्सिस्टिंग मॉडल्स हैं, उनको ना स्टडी करने पे में इंटरेस्टेड रहते हैं, ना उससे ऑब्वियसली बिहार के हिसाब से वो ट्वीक होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होता है कहीं भी। ना ये वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट्स को एंगेज करते हैं, ये मीडियोकर टैलेंट्स को एंगेज करते हैं। मतलब आप देखिए, द बेस्ट माइंड्स ऑफ योर कंट्री शुड बी एंगेज्ड इन सॉल्विंग द मोस्ट इस प्रॉब पर्टिनेंट प्रॉब्लम्स। यहाँ उल्टा है, जहाँ सबसे पर्टिनेंट प्रॉब्लम है, वहाँ सब मीडियोकर लोगों को भर देंगे। आपसे एक एग्ज़ाम नहीं हो पाता है कंडक्ट, उन सब चीज़ों में तो ख़ैर जाते ही नहीं है। बहुत सारा अलग-अलग उसमें पैच हो जाएगा। तो आप ये जो विज़न की बात ही कोई नहीं कर रहा है। आप सोचिए कि ये अगर मतलब अगर मखाना, मखाना, मखाना की इतनी बात होकर भी हम मतलब पंजाब और असम एक्सपोर्ट करेगा मखाना, तो भाई मतलब ये तो शर्म की बात है मतलब। मैं कह रहा हूँ कि भूल जाइए, मिथिला के कम से कम जितने ऑफिसर्स होंगे बिहार में, मिथिला के जितने राजनीतिक लोग होंगे, जो पॉलिसी मेकर्स होंगे, उन सबको तो दे शुड हैंग देयर हेड इन शेम जो होता है ना, कि एकदम भाई आप तो शर्म से अपने सर को झुका लो यार, कि ये हाल है आपका। तो एग्री एंड अर्बनाइजेशन, स्मॉल सेंटर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, वो दोनों एक दूसरे को फीड करेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी उसके प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर लगेंगे, तो वो भी चाहेगा कि कोई अर्बन ऐसा सेंटर है जहाँ से हम सारी चीज़ों को डिस्पैच कर पाएँ तेज़ी। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ मैसिव स्केल पे ऐसे एक एकदम जिसको कहते हैं ना वॉर फ्रंट पे करने की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ पे ही अगर हम अगले 10 साल फ़ोकस्ड काम किए, और तीसरा जो हमने डिस्कस किया उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टूरिज़्म। उसको भी बट मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रख रहा हूँ, क्योंकि वो अगर आप एक उसी में रखें तो होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइज़ेशन उसी के फॉर्म में, है ना? तो ब्रॉडली यही 2 कैटेगरी है, और इसी पे हमें पहले तो 10 साल अपने आप को फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर आप उसमें 50 चीज़ें और कर सकते हैं। अरे! आपके पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी भाई, मैं बता रहा हूँ, 10 10 अगर आपके पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी, आपके पास 100 से ज़्यादा पैकेजिंग यूनिट हो जाएगी। पैकेजिंग के लिए लोगों को चाहिए होगा अपना मटेरियल, उसका प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगा मटेरियल, तो इट्स अ एंटायर इकोसिस्टम, वो धीरे-धीरे डेवलप होता है। वो ऐसा नहीं होता कि एक कोई चीज़ आती है, जो हमने पहले बात की थी टूरिज़्म में भी, कि ऐसा नहीं होता कि केवल टूरिज़्म आ गया। वो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, और जॉब्स हों, पैसे हों, राज्य में अपना पैसा हो, वो सब उसी से जनरेट होगा। आज हम बजट में बिहार का कंट्रीब्यूशन, बिहार का सा सवा 3 लाख करोड़ का बजट है। उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन मात्र 20% या 30% है। आप मतलब कि सेंट्रल के फंड्स पे इतना ज़्यादा निर्भर हो, क्योंकि आपका टैक्स ही उतना नहीं है, आता नहीं है। कहाँ से टैक्स आएगा? कुछ फॉर्मल रोज़गार नहीं है, फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कहीं। तो ये है, और लेकिन हाँ, झारखंड अलग होने के बाद तो वो और डाउन हाँ, वो डाउन तो जा रहा है। ख़ैर वो भी एक
वो अलग पहेली है। लेकिन अब क्या है कि अब उसको मुझे लगता है अब इतिहास की बातों में कि झारखंड अलग हो गया, उसके पहले कि हमारे पास नालंदा था, खिलजी जला दिया, अब कब तक रोते रहेंगे, है ना? सही बात। तो हमने जो अभी बात की है, लेआउट किया है प्लान, मुझे लगता है कि ये 2-3 प्लान है जो करना चाहिए। और ये तो मैंने बहुत ब्रॉड बातें बोली 2-3, मतलब इसके साथ अगर हम बहुत डिटेल में जाएँ, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ मतलब हमें आपको हुँ, सबको शर्म आ जाएगा सरकारी स्कूल और इसको देख के। क्या मॉडल मॉडल स्कूल भी नहीं बना पा रहे हैं, हर जिले में एक। कोई मॉडल स्कूल तो रहेगा कम से कम, जिसको हम कहें नहीं यार, देखो हमने एक स्कूल को ऐसा सुधारा है, नाउ दिस हैज़ टू बी रेप्लिकेटेड इन एवरी अदर। तो कई बार मुझे लगता है कि जब हम विज़न की परेशानी, मुझे मुझे जो व्यक्तिगत लगा है वहाँ लोगों से बात करके और अलग-अलग स्टेक होल्डर से बात करके, एक्चुअली में वहाँ विज़न की ही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्योंकि जैसा जो चल रहा है ना, वैसा चलते देने में सब खुश हैं। जो स्टेटस को मेंटेन है उसमें ऑब्वियसली कुछ लोग खुश रहते हैं तभी स्टेटस को मेंटेन रहता है। और क्योंकि देयर इज़ नो अदर, आप देखेंगे तो बिहार में सामाजिक मूवमेंट ऐसे कुछ नहीं हुआ है बहुत दशकों में। मुझे लग रहा है जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद आप अगर देखें, कोई एज़ सच सामाजिक आंदोलन बिहार में उस स्केल का कुछ हुआ ही नहीं। तो समाज की भी जागृति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत क्षीण हो गई है। और मैं खुद भी उसका पार्ट हूँ, तो मैं खुद भी अपने आप को ज़िम्मेदार मानता हूँ। तो हमने तो अपने आँख के सामने रवि भाई देखा ना कि हमारे पटना यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया। जहाँ कवि एचसी वर्मा पढ़ाया करते थे, जहाँ आर.एस. शर्मा, भले वो किसी भी विचारधारा को, उनकी किताब आज भी मेरे हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री में उन्हीं की किताबें चलती हैं हर जगह। जहाँ ऐसे-ऐसे प्रोफ़ेसर्स थे, हमने तो अपने आँख के सामने, हमारे समाज ने सामने उसको हत्या होते हुए देखा है और उसपे कुछ नहीं किया। तो कहीं न कहीं वो समाज को भी हमें, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर बार ये राजनेता कर देगा, कोई करिश्माई नेता आ जाएगा, ऐसा नहीं, आप एक्सर्ट कर दोगे वो चीज़, आप उस चीज़ का डिमांड कर दोगे, आप उस फ़ोर्स को एक्सर्ट करोगे तो वो चीज़ मिलेगा। यस, कैसे यू नहीं? गेट व्हाट यू आस्क फॉर, आप माँगोगे इनको मिलेगा कैसे? और क्या भाई, आप मंदिर में भी भगवान से घंटी बजाते हो, प्रार्थना करते हो, अंत में कुछ माँगते हो, हे भगवान हमको अ, ऐसा कुछ कर दीजिए, हे भगवान हमको गाड़ी दे दीजिए, हे भगवान हम घर बना लें इस साल, आशीर्वाद दीजिए। भगवान से भी माँगना पड़ रहा है यार, और ये लोग तो इंसान हैं, इंसान में भी राजनेता हैं। तो चलिए आदर्श जी, बहुत आनंद आया आज आपके साथ चर्चा करके और एक आई थिंक एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी, मतलब एक दृष्टि भी मिली कि बिहार के बारे में ऐसे भी आप बात कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं कि लालू राज में पोल को गिरा दिया गया, लालटेन हुआ, ठीक है, मतलब हो गया। बिल दैट्स बिल्कुल, बिल्कुल। और है क्या कि अब पास्ट हो गई, अब पास्ट पे ही अटके रहेंगे। आप कभी मतलब गाड़ी ऐसे चला सकते हैं कि पीछे देखते हुए, आपको तो आगे ही देखना होगा ना। राइट। अगर आपको आगे बढ़ाना है गाड़ी को, तो आगे ही चलना होगा। और मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो बिहार से ही लोग जो बाहर रह रहे हैं, जो पढ़े-लिखे हैं। बिहार में एक ऐसी त्रासदी है, अंतिम मैं 2 मिनट लूँगा आपका इसमें, क्योंकि ऐसी त्रासदी है कि मैं गाँव जाता हूँ, अलग-अलग शहर जाता हूँ, मुझे इस बात को कहते हुए शर्म आ रही है और बहुत बुरा लग रहा है, दुःख हो रहा है। शायद ही एक एक भी घर आपको मिलेगा, जहाँ के युवा, जहाँ का कोई व्यक्ति बाहर ना गया हो पलायन करके। काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ऑटो चलाने के लिए, सीईओ बनने के लिए, किसी भी स्तर के लिए। शायद ही कोई घर मिलेगा, जो पूर्ण परिवार एक साथ रह रहा है वहाँ पे। और जो पारिवारिक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन, वो इस तरह से क्रम्बल कर रहे हैं। मैं देख के मैं पीछे एक जगह गया था, एक व्यक्ति थे, बुज़ुर्ग थे, उनका बेटा मुंबई में काम कर रहा है। वो दोनों माता-पिता, वो सिंगल शायद चाइल्ड है, वो माता-पिता दोनों गाँव में रह रहे हैं और लगभग 60 बरस उम्र होगी। लगभग, और बेड रिडन है, बेड रिडन ऐज़ इन कि बहुत सपोर्ट-वपोर्ट ऐसे-ऐसे करते हुए धीरे-धीरे उठते हैं।
वॉशरूम वगैरह जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और ठीक ठाक परिवार के, ऐसा नहीं कि बहुत कोई गरीब मैं एकदम मध्यम वर्गीय परिवार की बात बता रहा हूँ। ये इट हैज बिकम अ नॉर्म। मतलब आप सोचिए कि उनके ज़हन में भी ये बात नहीं है कि काश मेरा पूरा परिवार यहीं रहता, मेरा बेटा यहीं नौकरी करता, यहीं पे हम साथ में रहते, यहीं पे काम होता। आप कुछ कहेंगे, अच्छा बेटा क्यों नहीं ले गया वहाँ मुंबई में? अरे भाई शायद उतना नहीं कमा रहा होगा यार कि वहाँ का लाइफ़स्टाइल वो अफ़ोर्ड कर पाए सबके साथ। वो अकेले एक रूम लेके रह रहा होगा वहाँ। यू नेवर नो, है ना? तो आप लेकिन अगर यहीं रहता तो यहाँ तो घर भी है उसका ऑलरेडी। एक एडेड उसको रेंट तो नहीं देना होता, उसके पैसे भी बचते, माँ-बाप के साथ भी रहता, पारिवारिक मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, पारिवारिक इंस्टीट्यूशन भी अच्छे से चलता, चीज़ें अच्छे से चलती। ये आपको मैं बता रहा हूँ, दिस हैज़ बिकम अ नॉर्म इन बिहार। बेचारे मतलब जैसे हमारी तरह मान लीजिए ईश्वर ने कुछ इतना दे दिया है कि शायद एक फ्लाइट पकड़ के हम चले जाएँ पटना, या मतलब मन किया तो मम्मी को बुला लिया या जैसे, और जब ज़रूरत पड़ी, जब लगा तो बीच में गाँव चले गए, रह लिए। लेकिन आप सोचें कि नॉर्म क्या बना दिया है हमने समाज को, कि इसको लोग एज़ इट इज़ स्वीकार कर चुके हैं जीवन दिनचर्या के रूप में, जीवनचर्या के रूप में, कि भाई हाँ, हमारे घर से तो युवा लोग बाहर ही जाएँगे, बुजुर्गों को अकेले ही रहें। ऐसा लग रहा है वृद्धाश्रम बन चुका है। गाँव के गाँव वृद्धाश्रम टाइप बन दिखते हैं। युवा दिखता ही नहीं है। कोई जब युवा ही नहीं दिखेगा, नई चेतना ही नहीं दिखेगी, ऊर्जा ही नहीं दिखेगी, क्या होगा? तो इस प्रकार से मुझे लगता है, तो इसमें जो बाहर रह रहे हैं बिहार के लोग, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा आँकड़ों में, मात्रा में बाहर रह रहे हैं। वो सारे लोगों को के से मेरा तो एक ही हाथ जोड़ कर निवेदन है कि सजग रहिए कम से कम अपने राज्य के लिए, और समय-समय पर जो आप देखते हैं, आप जब बम्बई में मरीन ड्राइव एन्जॉय कर पाते हैं, वहाँ ऑफ़िस में बैठ के देखते हैं कि समुद्र दिख रहा है। उसी प्रकार आप सोचिए, क्यों ना ऐसा हो कि बिहार में हम क्यों ना बिहार के गंगा के तट पे ऐसा कोई ऑफ़िस स्पेस हो जब सामने से हमें गंगा दिखे और हम वहीं रहें, और वहीं हमारे हम और शाम को रोज़ शाम को 5-6 बजे अपने घर वापस जाएँ, माताजी, पिताजी, बहन सबके साथ बैठ के चाय पिएँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ़ खत्म कर दी है। तो मुझे लगता है ये एक बात रवि भाई, इसका साइकोलॉजिकल, इमोशनल स्टडी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इट हैज़ इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, एक व्यक्ति से मैं मिला, जो स्टडी करने ही आए थे बिहार के समाज को, उनसे मैं मिला। बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने बोला बहुत अच्छा कि बिहार के ज़्यादातर गाँव में घूम के उनको ऐसा लगा दैट जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ, जो है 50 साल प्लस के हो गए हैं, दे हैव गॉन इन अ स्टेज दैट माइट बी कॉल्ड पोस्ट डिप्रेशन। कि डिप्रेशन के बाद का जो स्टेज आता है ना, कि अब उनको वो भी नहीं समझ में आता है कि डिप्रेस क्या हूँ। दे आर जस्ट स्टेयरिंग एट नथिंगनेस, और वो स्टेयरिंग एट नथिंगनेस वो आध्यात्मिक वाला नहीं है। वो दुःख से, और वो दुःख को भी वो डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है यही नॉर्म है, तो ऐसे ही रहना होता है। जी, छठ के इस मौके पर एक एक मौका भी बना कि हम बिहार के बारे में इतनी गहन चर्चा, मतलब इट्स नॉट अ शैलो डिस्कशन, राइट? मतलब बहुत डीप हम लोग गए, जो ना तो मीडिया में है, ना तो आर्टिकल्स में है, ना नुक्कड़ में चाय के दुकान पे भी है। ये जो बातें हैं वहाँ पे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इन विचारों को रखने के लिए, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में, क्रम में बातों को रखने के लिए, ताकि सहजता से बातें समझ में आए। बहुत लोग बातें रखते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि उसका रस जो है या मूल समझ में नहीं आता लोगों को। तो इसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद, और इसी तरह आप जहाँ भी कार्य करें, बिहार के लिए अपना योगदान देते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रवि भाई।